गर्मी में मेहमानों के सामने कामचोर नंदों का दिखावा। लिविंग रूम में बिखरे सामान को देखकर सावित्री लगातार परेशान होते हुए अपनी चारों बेटियों से, अरे जल्दी जल्दी से घर को व्यवस्थित करो, अजय को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। तुम सब लड़कियां कहाँ छुप कर बैठ गई हो? मेहमान रास्ते में होंगे और यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। पता नहीं इस बार भी हमारी बेटी की शादी फाइनल होगी या नहीं होगी। पिछली बार भी बिना बात के ही रिश्ता टूट गया था। इस भयंकर गर्मी में लोग वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और ऊपर से हमारी घर की व्यवस्था देखकर वो लोग भाग न जाए। तभी चारों बेटियां वहां आकर अपनी माँ से, चिंता मत करो माँ, मैंने सब प्लान कर लिया है और इस बार तो ये रिश्ता पक्का फाइनल होगा। आप बस आराम से सोफे पर बैठो और देखो कि हम चारों बहनें मिलकर कैसा जादू चलाती हैं। वैसे क्या प्लान कर लिया सीमा दीदी? मुझे तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। सीमा अपनी तीनों बहनों को बेडरूम में ले जाकर अपना प्लान समझाती है। तीनों बहनें सीमा का प्लान सुनकर खुश हो जाती हैं और काम में लग जाती हैं। सीमा लिविंग रूम में झाड़ू लगाने लगती है, माया सोफे पर कुशन ठीक करने लगती है, जबकि छाया टेबल पर जमी धूल को साफ करने लगती है। सावित्री अपनी बेटियों की फुर्ती देखकर थोड़ी राहत की सांस लेती है। चारों बहनें रसोई में जाकर नाश्ता बनाते हुए, आज तो भैया की शादी पक्की होकर ही रहेगी। हम चारों मिलकर ऐसा समा बांधेंगे कि लड़की वाले हमारे गुण गाते हुए थकेंगे नहीं। इतने में शोभराज, शांति और रेशमा अंदर आते हैं। मेहमानों के बैठते ही सीमा रसोई से ठंडे पानी का जग लेकर लिविंग रूम में आती है और सभी को ठंडा पानी पिलाती है। तुरंत उसके बाद रीना एक बड़ी ट्रे में समोसे और ढोकला लेकर मुस्कुराते हुए वहां आकर, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, लीजिए आप लोग नाश्ता कीजिए, खास आपके लिए बनाया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपकी बेटियां तो बहुत ही सलीके वाली हैं देवेश जी। चारों बहनें अंदर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद चारों बहनें सीमा, रीना, माया और छाया डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती हैं। उसके बाद माया हॉल में आकर, आंटी जी, अंकल जी, आप लोग प्लीज डाइनिंग टेबल पर आइए, खाना तैयार है। इस गर्मी में हमने हल्का और स्वादिष्ट भोजन ही बनाया जो आपको जरूर पसंद आएगा। अरे बेटा, इतनी जल्दी तुम सबने खाना भी लगा दिया और हमें पता भी नहीं चला। अरे तुम चारों तो बहुत ही फुर्तीली हो। आजकल के बच्चों में ऐसा सेवा भाव कहाँ देखने को मिलता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। तभी रेशमा डाइनिंग टेबल से पानी का जग उठाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो जग का पूरा पानी फर्श पर और टेबल पर गिर जाता है। रेशमा डर जाती है। ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। मेरा हाथ अचानक फिसल गया और ये सारा पानी यहाँ फैल गया। अरे रेशमा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं हुआ, ये तो होता रहता है। इतनी गर्मी में थोड़ा पानी फर्श पर गिर गया तो इससे तो कमरा और ठंडा ही हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माया तुरंत एक साफ कपड़ा लेकर आती है और फर्श को पोंछने लगती है, जबकि छाया टेबल को साफ कर देती है। शोभराज और शांति लड़कियों का ये शांत और सहयोगात्मक रवैया देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। खाना खाकर सभी हॉल में बैठते हैं। तब छाया सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। सभी लोग चाय पीते हैं। तब शोभराज, देवेश जी, आपकी बेटियों का स्वभाव देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। हाँ बेटा, तुम लोग तो बहुत मेहनती हो। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी बेटी यहाँ बहुत सुखी रहेगी। शोभराज और शांति खुश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही लिविंग रूम में कूलर के सामने बैठकर रेशमा अपनी बड़ी बहन सिमरन को सब बताते हुए, दीदी, इतनी अच्छी नंदे हैं तेरी, इतना अच्छा परिवार है, तू जाएगी तो उनके साथ बहुत खुश रहेगी। तुझे वहाँ बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मुझे भी हमेशा लोग कहते हैं कि नंदे अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी नंदे बहुत अच्छी मिलेंगी और आज तो तेरी बात सुन के मुझे विश्वास हो गया कि मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। सिमरन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगती है। इधर अजय के घर में सावित्री फोन उठाती है और शोभराज का नंबर डायल करती है और शोभराज फोन उठाकर उसे स्पीकर पर डाल देते हैं, जहां उनकी पत्नी और बेटियां भी बैठी हैं। नमस्ते शोभराज जी, हम सब बस यही जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सोचा आप लोगों ने, बच्चों की जोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। आपकी बेटियां तो इतनी अच्छी हैं, अपनी भाभी से अभी से इतना प्यार करती हैं। हमारी बेटियां आपके घर बहुत खुश रहेगी। फोन करने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही सिमरन की शादी अजय से हो जाती है और सिमरन दुल्हन बनकर घर आ जाती है। गृह प्रवेश के समय सावित्री सिमरन से, अरे बाहर इतनी गर्मी है, सूरज जैसे सिर पर चढ़ा है। बेटा सीमा, जल्दी करो, आरती उतार के भाभी को अंदर ले आओ, नहीं तो दुल्हन गर्मी से बेहाल हो जाएगी। सीमा जल्दी से सिमरन की आरती उतारती है। सिमरन कलश गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आती है और सोफे पर बैठती है। तब सावित्री, बहू अब अंदर आ गई हो, घूंघट हटा लो, गर्मी है। यहाँ पंखे की हवा में तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, बाहर तो सच में झुलसा देने वाली धूप है। सिमरन जैसे ही अपना घूंघट हटाती है तो वो देखती है कि चारों नंदों ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, बहुत स्टाइलिश है। उनके ट्रेंडी कपड़े और मॉडर्न लुक देखकर सिमरन मन ही मन, मेरी नंदे कितनी स्टाइलिश और कितनी अच्छी हैं। इनका पहनावा कितना आधुनिक है और ये सब कितनी प्यारी लग रही है। भगवान ने मुझे सच में बहुत अच्छा परिवार दिया है। तभी रिश्तेदार और मेहमान सब नई बहू से बातें करने लगते हैं। इस बीच सीमा अपनी भाभी से, भाभी आप थक गई होंगी, इतनी दूर से इस भारी जोड़े में आई हैं। मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ ताकि आपको थोड़ी ठंडक मिले। मैं सैंडविच बनाकर लाती हूँ। सीमा और रैना दोनों मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है, जिसे देखकर माया और छाया, अरे पंखा बंद हो गया। भाभी आपको गर्मी लग रही होगी, मैं हाथ का पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ।
लाइए भाभी आपका पर्स, मैं अपने हाथों में रख लेती हूँ। आप भारी कपड़ों में वैसी परेशान हो रही है, पर्स मुझे दे दीजिए ताकि आप आराम से बैठ सके। तभी माया पंखा ले आती है और सिमरन को हवा करने लगती है। ये सब देखकर सिमरन मन ही मन, कितनी अच्छी नंदे हैं मेरी, और मेरा कितना ख्याल रख रही है। मैंने जैसा सुना था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा प्यारी है। तभी अचानक बिजली वापस आ जाती है। सीमा और रीना रसोई से बाहर आती हैं। उनके हाथ में नींबू पानी का गिलास और सैंडविच की प्लेट है। वो दोनों सिमरन के पास आकर बैठ जाती हैं और उसे बड़े प्यार से खिलाने लगती हैं। लीजिए भाभी, ये ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए और बताइए कि ये कैसा बना है। सिमरन मुस्कुराती हुई नींबू पानी का गिलास हाथ में लेती है और एक घूंट पीती है। लेकिन तभी उसके हाथ से थोड़ा सा नींबू पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है। रीना तुरंत अपने दुपट्टे से उसे साफ करते हुए, भाभी मुझे तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, कपड़ा तो साफ सुथरा ही पहनना चाहिए। कितनी साफ सफाई वाली है मेरी नंदे, घर को भी साफ रखने में मेरी मदद करेंगी। इनके साथ रहकर तो घर का कोई भी काम भारी ही नहीं लगेगा। तभी हॉल में बैठे मेहमान एक दूसरे से बातें करते हुए, भाई नई दुल्हन की चारों नंदे तो बड़ी समझदार हैं। हाँ, अभी से अपनी भाभी का इतना ख्याल रख रही हैं तो आगे तो और भी ख्याल रखेंगी, और मुझे तो लगता है कि ये चारों अपनी भाभी को काम ही नहीं करने देंगी। थोड़ी देर बाद सावित्री सिमरन से, बहू तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। सिमरन अपने कमरे में चली जाती है और धीरे धीरे करके सभी मेहमान भी चले जाते हैं। अगले दिन सिमरन सोकर उठती है और तैयार होकर रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करते हुए मन ही मन, आज तो मेरी पहली रसोई है, काफी सारा अलग अलग तरह का खाना बनाना है, लेकिन मेरी नंदे मेरी मदद के लिए आती होंगी। तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ और आटा भी गूंथ लेती हूँ। सिमरन सब्जी काटती है और फिर आटा गूंथती है। सिमरन देखती है कि उसकी कोई भी नंद उनकी मदद के लिए नहीं आई। तब सिमरन खाना बनाना शुरू करती है। खाने में वो दाल तड़का, पुलाव, रायता, मिक्स वेज, कोफ्ते की सब्जी, चावल, रोटियां, सूजी का हलवा सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है। तब उसकी नंद सीमा वहां आकर, भाभी आपका खाना बन गया क्या? मुझे भूख लगी है। हाँ सीमा, खाना तो बन गया है, मैं तुम लोगों का इंतजार ही कर रही थी। लगता है थकान की वजह से आज तुम लोग लेट उठे हो। नहीं भाभी, हम इतना ही लेट उठते हैं, आप जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है। तब सिमरन मन ही मन, अरे सीमा ने तो मेरी मदद ही नहीं की। मैंने तो सोचा था कि अब खाना वही लगा लेगी। खैर कोई बात नहीं, शायद थक गई होगी, मैं ही लगा लेती हूँ। यह सोचकर सिमरन डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सिमरन की बहुत तारीफ करते हैं। सिमरन भी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। दोपहर में बर्तनों की आवाज सुनकर सिमरन रसोई में आती है और अपनी सास को बर्तन धोते देखकर सिमरन, माँ जी आप क्यों बर्तन धो रही हो? बहुत थक गई होगी सुबह से रसोई में अकेले काम करते करते, इसीलिए मैंने सोचा कि ये थोड़े बहुत बर्तन मैं ही साफ कर देती हूँ। पर माँ जी, सीमा, रीना, माया और छाया कहाँ है? वो चारों तो कह रही थी कि भाभी को एक काम भी नहीं करने देंगे। वो चारों मिलकर ये छोटे मोटे काम तो संभाल ही सकती है ना। बेटा वो चारों भी आराम कर रही हैं, थकी हारी अपने कमरों में कूलर चलाकर सोई हैं। वो कितना काम करेंगी, आखिर बच्चे ही तो हैं। माँ जी आप हटिए, ये काम मैं कर लेती हूँ, आप जाकर आराम करिए। सिमरन सावित्री के हाथ से बर्तन छीन लेती है और खुद बर्तन धोने लगती है। सावित्री वहां से चली जाती हैं। भयंकर गर्मी में पसीने की बूंदें सिमरन की नाक से टपक कर सिंक में गिरने लगती हैं। वो भारी परात और कढ़ाइयों को रगड़ रगड़ कर साफ करती है और पूरा फर्श पोंछती है। इस तरह पहले दिन का सारा काम अकेले खत्म करके वो पस्त हो जाती है। अगले दिन सिमरन सुबह 6 बजे ही उठकर नाश्ता और चाय तैयार कर देती है। वो हॉल में आती है जहाँ सीमा और माया और चाय सोफे पर बिखरी हुई हालत में बैठी हुई मोबाइल चला रही है। माया, छाया, मैंने नाश्ता बना दिया है और आप लोग चलो नाश्ता करके कॉलेज जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। इतने दिन से शादी के चक्कर में आपका कॉलेज जाना बंद हो रखा है, अब तो पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं भाभी, हमको कॉलेज नहीं जाना है इस भीषण गर्मी में। कौन सुबह सुबह तैयार होकर बस के धक्के खाए, हमारा जाने का मन नहीं है, हम घर पर ही ठीक है। अरे लेकिन तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोर्स कैसे पूरा होगा? हम प्रोजेक्ट मंगा कर घर पर ही कर लेंगे, हमें रोज रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। उसी समय रीना सिमरन से, भाभी मेरी कोचिंग के बच्चे आते होंगे, मैं अपने कमरे में उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप मेरे कमरे में कॉफी दे देना। लेकिन तुम लोगों ने तो सुबह से कपड़े भी नहीं बदले, टी शर्ट और लोअर में ही कल रात से, और फिर ऐसे ही गंदे कपड़े में स्टूडेंट्स के सामने बैठ जाओगी। कम से कम नहा धोकर ढंग के कपड़े तो पहन लो। भाभी मुझे बहुत आलस आता है, सुबह सुबह इस उमस में कौन तैयार हो, और फिर हम घर में ही तो हैं, रहने दो, आप जाकर बस कॉफी बनाओ। तभी 3-4 छोटे बच्चे रीना से ट्यूशन पढ़ने के लिए अंदर आते हैं। रीना उन्हें बेडरूम में ले जाती है और बैठकर पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद सिमरन कॉफी लेकर वहां आती है और अपनी नंद को कॉफी देकर हॉल में आती है तो देखती है उसकी बाकी तीनों नंदें सोफे पर बैठकर टीवी देख रही हैं और उन्होंने भी कपड़े नहीं बदले। ये देखकर सिमरन मन ही मन, लगता है मैंने अपनी नंदों को कुछ और समझा और वो कुछ और ही निकली। मेहमानों के सामने तो जैसे सती सावित्री बनी हुई थी, वरना यहाँ तो ढंग के कपड़े पहनने में भी इन्हें मौत आ रही है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। भयंकर गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सिमरन रोज सुबह से लेकर रात तक अकेले ही पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा और रसोई का भारी काम संभाल रही थी और नंदे दिन भर लोअर टी शर्ट पहने कूलर के सामने पसरी रहती थी। एक दिन सावित्री अपनी बहू से, बहू कल सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी बुआ सास और उनके साथ कुछ मेहमान आने वाले हैं। सुबह की गाड़ी से ही वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए रात को ही तैयारी करके सो जाना। माँ जी कल मेहमान ज्यादा आ रहे हैं और इस गर्मी में रसोई में अकेले लगातार खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसीलिए
आप चारों नंदों से कह दीजिए कि वो भी मेरी थोड़ी मदद कर देंगी कल। मैं क्या कहूँ उनसे, इस तपते मौसम में बच्चों का वैसे ही जी घबराता रहता है। तुम खुद ही संभाल लो, आखिर तुम इस घर की बहू हो, ये सब देखना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ जी आप कहें तो मैं खुद ही उनसे बात करके देख लेती हूँ। ठीक है बहू, तुम बात करके देख लो। अब सिमरन चारों नंदों के कमरे में जाकर, सीमा माया, कल सुबह बुआ जी आ रही हैं, बहुत सारा खाना बनाना है, आप लोग भी मेरी मदद करा देना। उफ वो भाभी, अब क्या आपके होते हुए हम काम करेंगे? बहुओं की जिम्मेदारी होती है घर का सारा भारी काम करना, बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होती। बेटियां तो मेहमान होती हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, हम तो अपने कमरे में आराम करेंगे। बहुएं इसी काम के लिए घर में आती हैं कि वो सासू माँ और नंदो को आराम दे सके। हमें परेशान मत करो। ये सुनकर सिमरन गुस्से में अपने कमरे में आती है और अजय से, अजय, मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बहनें किसी काम में मदद नहीं करवाती। इतने दिन हो गए मैं पूरा काम अकेले करती हूँ इस भयंकर उमस और गर्मी में। अरे सिमरन तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो, जाने दो ना, आखिर वो कितने दिन की मेहमान है, कुछ ही समय की बात है, फिर शादी करके अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ आकर इस तरह दिन रात कोलू के बैल की तरह खटना पड़ेगा। तुम्हारी बहनें दिन भर गंदे लोअर टी शर्ट में घूमती हैं और काम के नाम पर उनके पेट में दर्द होने लगता है। देखो सिमरन, घर तो तुम्ही को संभालना है ना आगे चलकर, वो नहीं करती तो नहीं करती, तुम क्यों उनसे बहस करके घर का माहौल खराब करना चाहती हो? ऐसा कहकर अजय सो जाता है और सिमरन भी गुस्से में मुंह फेर कर चादर तान लेती है। दूसरी तरफ चारों नंदे अपने कमरे में बातें करते हुए, दीदी हमने भाभी को काम करवाने के लिए मना तो कर दिया, पर शायद आप भूल गई कि मेहमानों के सामने इतना सारा काम करना क्यों शुरू किया था। 2 साल पहले की गर्मियों में संस्कारी परिवार लड़के के रिश्ते के लिए आया हुआ है। सावित्री पसीने से लथपथ होकर रसोई में समोसे और चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती हैं। चारों बेटियां सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही हैं। बहन जी सारा खाना नाश्ता आपने अकेले बनाया इस उम्र में? आपकी ये 4 जवान बेटियां बैठी हैं, ये रसोई में आपकी मदद नहीं कराती? अरे बहन जी क्या बताऊं, अब बेटियां तो सब बिजी रहती हैं ना, कॉलेज जाती हैं, कोई कोचिंग पढ़ाती है, बेटियों से क्या काम करवाना, मैं खुद ही सब कर लेती हूँ। देखिए भाई साहब, हम ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं जहां लड़के आराम से बैठी रहती हो और हमारी बेटी को आकर पूरा काम अकेले करना पड़े। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेहमान बिना चाय पिए घर से बाहर निकल जाते हैं। देवेश गुस्से में आकर अपनी चारों बेटियों पर चिल्लाते हुए, तुम लोगों की वजह से फिर एक अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हर कोई आता है और तुम्हारी काम चोरी देखकर भाग जाता है। अरे अजय की शादी कैसे होगी इस तरह? समाज में हमारी थू थू हो रही है। कोई हमको इसीलिए लड़की नहीं देता क्योंकि हमारे घर में 4 नंदे हैं और चारों की चारों कामचोर हैं। लोग डरते हैं कि उनकी बेटी यहाँ आकर दासी बन जाएगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सावित्री को खबर मिलती है कि सिमरन के परिवार वाले उनके घर आ रहे हैं। बेटा कल फिर से अजय के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, लेकिन तुम चारों की कामचोरी की वजह से ये रिश्ता भी फिर से टूट जाएगा। नहीं माँ, इस बार रिश्ता नहीं टूटेगा। इस बार हम अजय भैया की शादी करा कर ही मानेंगे। वो कैसे? तुम चारों तो दिन भर कूलर के सामने से हिलती तक नहीं हो। कल ऐसा क्या अलग कर दोगी कि वो लोग मान जाएंगे? बस आप देखती जाओ माँ। याद आया तुम लोगों को कि क्यों हमने काम करना शुरू किया था? कल बुआ जी आ रही हैं तो कल सुबह फिर से हमें वही पुरानी एक्टिंग चालू करनी पड़ेगी ताकि हमारी तारीफ हो और हमारे माँ बाप की समाज में थू थू ना हो। अगली सुबह सूरज निकलते ही बुआ सास और उनके साथ मेहमान सुबह की गाड़ी से ही घर पहुंच जाते हैं। सीमा, रीना, माया और छाया चारों सुबह सुबह ही उठकर नहा धोकर सुंदर कपड़ों में तैयार हो जाती हैं। पहले चारों मेहमानों से मिलती हैं, उसके बाद रसोई में आकर, अरे भाभी आप यहाँ रसोई की तपती गर्मी में क्यों खड़ी हो? आप जाकर मेहमानों के पास बैठो, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम लोग इतनी सुबह उठ गई और इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार भी हो गई। कल रात तो तुम लोग मुझ पे बहुत गुस्सा हो रही थी कि काम बहुओं की जिम्मेदारी होती है। अरे भाभी कल रात की बात को दिल से मत लगाओ, आपको काम करने की क्या जरूरत है जब आपकी 4 नंदे यहाँ मौजूद हैं। चलिए आप हॉल में जाकर मेहमानों के पास बैठिए। सिमरन हॉल में आकर मेहमानों के पास बैठकर उनसे बातें करने लगती है। ये देखकर शोभना, सावित्री कितनी अच्छी है तुम्हारी बेटी, अपनी भाभी का कितना ख्याल रखती है। इस भीषण गर्मी में भी खुद रसोई का मोर्चा संभाल लिया और बहू को आराम दे रही है। ये सुनकर बुआ जी की बहू और बेटी आपस में बहस करते हुए, हाँ माँ जी, सचमुच काश मुझे भी अपने ससुराल में ऐसी ही नंदे मिली होती तो मुझे कभी रसोई के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। नंद अच्छी हो इसके लिए भाभी को भी अच्छा रहना पड़ता है। अरे तुम लोग आपस में बहस मत करो। चारों नंदे मिलकर फटाफट रसोई से गर्मा गर्म पूड़ियां, सब्जी और रायता, पुलाव, सलाद लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। मेहमान खाना खाकर नंदों की खूब तारीफ करते हैं। दोपहर के समय जैसे बुआ जी और बाकी मेहमान वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, चारों नंदे तुरंत अपने कमरों की तरफ भागती हैं और 5 मिनट के अंदर अपने पुराने गंदे लोअर टी शर्ट पहनकर हॉल में आ जाती हैं और अपनी भाभी से, भाभी अब हम बहुत बुरी तरह थक गए हैं। रसोई में सिंक के अंदर पहाड़ों जितने बर्तन पड़े हैं, पूरा काम अब आप कर लो। सिमरन गुस्से में रसोई में जाती है और बर्तनों को साफ करने लगती है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में आती है तो अजय से, अजय मेहमानों के सामने तुम्हारी बहनें सिर्फ दिखावा करती हैं। मैं आज उनकी असलियत बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो अंदर से भयंकर काम चोर हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ वो लोग इतनी गर्मी में भी उठकर सारा काम कर रही थी और तुम हो कि मेरी बहनों को हमेशा बुराई कहती हो। मैंने ऐसा सोचा नहीं था तुम्हारे बारे में। आप अंधे हो चुके हो अजय, आपको अपनी बहनों की चालाकी नहीं दिखती। वो सिर्फ बाहरी लोगों के सामने संस्कारी बनने का नाटक करती हैं और घर में एक तिनका नहीं हिलाती।
मुझे तो लगा कि वो तुमको जितना प्यार करती हैं तुम भी उन्हें उतना ही प्यार करोगी, लेकिन भाभी आखिर भाभी ही रहती हैं, कभी सगी नहीं हो सकती। अजय चादर ओढ़कर सो जाता है और सिमरन चुपचाप रोने लगती है। दिन इसी तरह से बीतते हैं। कुछ हफ्तों बाद बुआ जी की बेटी की शादी तय होती है और सावित्री का पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए उनके शहर जाता है। बुआ जी का घर मेहमानों से भरा पड़ा है। चारों बहनों को देखकर दो औरतें आपस में बातें करते हुए, देखा तो सावित्री की चारों बेटियां कितनी सुंदर लग रही हैं। चारों ने एक ही रंग के कपड़े पहनकर ट्विनिंग की है। इनका पहनावा कितना लाजवाब है। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ पहनावा ही नहीं, सुना इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तभी शोभना वहां आकर उनसे मिलती है, फिर उन्हें उनका कमरा दिखा देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तब शोभना उनके पास आकर, दुल्हन को तैयार करना है और साथ ही रसोई का काम और मेहमानों का खाना भी देखना है। बहुत काम फैला हुआ है, जरा हाथ तो बटाओ। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, रसोई का भारी काम और खान पान मैं संभाल लेती हूँ। भाभी दुल्हन को तैयार करना तो थोड़ा आसान है, आप ज्यादा भारी काम क्यों करोगी? आप जाकर दुल्हन को तैयार करो, हम है ना भारी काम करने के लिए। बिल्कुल भाभी, अपनी इकलौती भाभी को हम ऐसे भारी काम थोड़ी करने देंगे। आप आराम से एसी वाले कमरे में बैठकर दुल्हन का मेकअप करो, बाकी सब हम चारों देख लेंगी। सावित्री, तुम्हारी बहू कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसी नंदे मिली हैं जो उसको पलकों पर बिठाकर रखती हैं और सारा भारी काम खुद अपने सिर ले लेती हैं। हाँ बुआ जी, वो तो है, हम तो अपनी भाभी को कुछ काम नहीं करने देते हैं, सारा काम घर का खुद ही संभाल लेते हैं। भाभी को तो बस हुक्म चलाना होता है। ऐसा कहकर चारों नन्हे रसोई में जाकर काम संभालती हैं और इधर सिमरन दुल्हन का मेकअप करती है। शादी के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। विदाई के बाद पूरा परिवार वापस अपने घर लौट आता है। घर के अंदर पैर रखते ही चारों नंदे अपने अपने सैंडल और दुपट्टे सोफे पर फेंकती हैं और तुरंत अपने कमरे में जाकर लोअर टी शर्ट पहनकर हॉल में आ जाती हैं और सोफे पर बैठते हुए, उफ, अब तो हम बहुत बुरी तरह थक गए हैं। अब तो हम 4-5 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। भगवान, हाथे के साथ ये लोग अपनी असली औकात पर आ गए हैं। शादी में तो ऐसे घूम रही थी जैसे इनसे ज्यादा काम करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ हो। अगले दिन दोपहर के 12 बज रहे हैं। चारों नन्हे सोकर उठती हैं और सीधे रसोई में जाकर काम कर रही सिमरन को घेर लेती हैं। भाभी, शादी के घर का खाना खाकर पेट खराब हो गया, आज मेरे लिए थोड़ी हल्की सी खिचड़ी बना देना। और मैं तो सिर्फ सैंडविच खाऊंगी, मेरे लिए अच्छे से ग्रिल करके सैंडविच बना देना। मेरे लिए मैंगो जूस बना देना ठंडा ठंडा, इस गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं है। और मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मेरे लिए सूजी का हलवा बना देना जल्दी से। मैंने सारा खाना बना लिया है और सारा काम भी खत्म कर लिया है, रसोई भी पूरी साफ कर दी। अब तुम लोग इतनी लेट आकर मुझे बता रही हो, मैं दोबारा गैस चालू नहीं करने वाली इस गर्मी में। ये कौन सी बात हुई? आप इस घर की बहू हो, इतना तो करना पड़ेगा। हमने बुआ जी के वहाँ पर तो आपको कोई काम नहीं करने दिया। तुम लोग सिर्फ बाहरी दुनिया और दिखावे के लिए काम करती हो, मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे बारे में। घर में तो तुम लोग कोई काम नहीं करती, सिर्फ काम चोरी करती हो। सिमरन की आवाज सुनकर सावित्री रसोई में आती है और, क्या तमाशा लगा रखा है बहू? तुम मेरी बेटियों से जुबान लड़ा रही हो। तुमको कितनी बार बोला है कि घर को संभालना बहुओं की जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं। माँ जी, आप हमेशा इनकी साइड लेती हैं और आपको समझना चाहिए कि ये लोग मेहमानों के सामने क्या नाटक करती हैं। तुम मुझसे मुँह चला रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर में आकर हमारी बेटियों को कामचोर कहोगी। तभी आवाज सुनकर अजय भी रसोई में आ जाता है और, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों हंगामा खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने? देख अपनी बीवी को कैसे मेरी बच्चियों पर चिल्ला रही है और मुझसे भी मुँह चला रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तरीका है तुम्हारा सिमरन? तुमको समझ में नहीं आता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुमने जबरदस्ती का हंगामा मचा के रखा है इस घर में जब से आई हो। उसी समय हल्ला सुनकर देवेश रसोई में आकर सारी बातें सुनते हुए, अरे तुम लोग कोई बात शांति से खत्म नहीं कर सकते हो क्या? जाओ बेटा सिमरन, तुम अपने कमरे में जाओ और तुम चारों भी अपना बना के खा लो। सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन चारों नन्हे लोअर टी शर्ट पहने सोफे पर पसरकर मोबाइल चला रही हैं। तभी अचानक घंटी बजती है और चारों नन्हे एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और बिजली की फुर्ती से अपने कमरों की तरफ भागती हैं। और 2 मिनट में चारों नन्हे सुंदर ड्रेसेस पहनकर बाल संवार कर हॉल में आकर सलीके से बैठ जाती हैं। सिमरन दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी माँ शांति और पिता शोभराज और उसकी छोटी बहन रेशमा खड़े मिलते हैं। सिमरन उन्हें देखकर खुश होते हुए, अरे माँ, पिताजी, रेशमा, आप लोग आइए। माँ और पिताजी बाहर गए हुए हैं, आप लोग बैठिए, वो आते ही होंगे। सिमरन के माता पिता सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी उसकी चारों नन्हे रसोई से चाय नाश्ता बनाकर ले आती हैं और मेहमानों को खिलाती हैं। मेहमानों के नाश्ता कर लेने के बाद भी बर्तन लेकर रसोई में धोने के लिए चली जाती हैं। तब शांति, सिमरन, तुम्हारी नंदे कितनी अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं, तुम कितनी खुशनसीब। माँ, आपको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी एक्टर हैं। वो सिर्फ एक्टिंग करती हैं और बस मेहमानों के सामने काम करती हैं। पीठ पीछे मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अरे क्या बकवास कर रही हो सिमरन? कोई अपनी नंदों के बारे में ऐसा बोलता है क्या? और ऐसा होता है क्या कि कोई सिर्फ मेहमानों के सामने काम करे? फालतू बात कहती हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। शोभराज और शांति सिमरन को डांटकर वहां से चले जाते हैं। सिमरन जैसे उन्हें विदा करके हॉल में पलटकर देखती है, चारों नन्हे वापस अपने गंदे लोअर टी शर्ट में आ चुकी होती हैं। ठीक है भाभी, अब बाकी के बर्तन और झाड़ू पोछा आप कर लो, हमारी शिफ्ट खत्म। हम चले अपने कमरे में इसी की हवा खाने। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारा तो नाटक था ना, वो तो खत्म हो गया। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन देवेश खुश होते हुए घर में आते हैं और सभी से, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी चारों बेटियों के लिए एक ही संस्कारी परिवार से, जहाँ 4 सगे भाई हैं, वहां से रिश्ता आया है।
लड़के वाले आज ही हमारी बेटियों को देखने के लिए आ रहे हैं। मेहमान के आने की खबर सुनकर सिमरन काम में लग जाती है। दोपहर के समय मेहमान घर पहुंचते हैं। चारों नंदे बढ़िया कढ़ाई वाले सूट पहनकर संस्कारी रूप में हॉल में आती हैं और मेहमानों के पैर छूती हैं। लड़के के पिता अनीश, मां अंकिता और बड़ा लड़का अनिमेश सोफे पर बैठते हैं। तभी सिमरन पानी लेकर आती है और उसे देखकर सीमा, अरे भाभी आप बैठो ना, आप क्यों काम करोगी इस गर्मी में? हम है ना काम करने के लिए, आप आराम से अंकल आंटी के पास बैठिए। चारों नंदे रसोई में जाती हैं और थोड़ी देर में ट्रे में समोसे, मिठाइयां और ठंडा शरबत लेकर आती हैं और बड़े सलीके से परोसती हैं। मेहमान नाश्ता करते हुए, भाई साहब आपकी बेटियां सच में बहुत अच्छी और कितनी समझदार है। अपनी भाभी को काम नहीं करने दे रही हैं, खुद आगे बढ़कर सारा प्रबंध देख रही हैं। हमारे घर को भी इतने अच्छे से ही संभालेंगी। हाँ माँ, आप तो हम 4 भाइयों के लिए हाँ कर दो। ऐसी सुशील और काम करने वाली लड़कियां आज के समय में मिलना असंभव है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, हमको आपकी चारों बेटियां बहुत पसंद है और आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। हम जल्द ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख पक्की करते हैं। देवेश और सावित्री का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेहमानों के जाने के बाद चारों नंदे फिर से अपने लोअर टी शर्ट में आकर सोफे पर पसर जाती हैं। तभी सावित्री, बेटा आ जाए, लड़कियों की शादी पक्की हो गई है तो हम जरा मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले आते हैं। चल बेटा, अपनी कार से हमें मंदिर ले चल। हाँ माँ चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सावित्री, देवेश और अजय तीनों कार से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। नंदे अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। सिमरन अकेले रसोई में जाकर बर्तन मांजते हुए बड़बड़ाती है। कुछ काम नहीं करती हैं चारों, सिर्फ मेहमानों के सामने दिखावा करती हैं। इनका तो यही काम है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तभी सिमरन को महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रसोई के दरवाजे पर लड़के के पिता अनीश, मां अंकिता और अनिमेश खड़े होते हैं। अरे आप लोग वापस कैसे आ गए? अंकल जी, आंटी जी, आप यहाँ रसोई के पास क्यों खड़े हैं? हाँ बहू, वो मेरे बेटे अनिमेश का मोबाइल फोन सोफे पर ही छूट गया था तो हम वही वापस लेने अंदर आए थे। दरवाजा खुला था इसलिए हम सीधे अंदर आ गए। पर तुम यहाँ इस भीषण गर्मी में अकेली क्यों काम कर रही हो? और तुम्हारी वो चारों नंदे कहाँ हैं जो अभी कह रही थी कि वो अपनी भाभी को एक तिनका भी नहीं उठाने देती? वो चारों कहाँ हैं? तभी बगल वाले कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अनिमेश आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। कमरे का नजारा देखकर अंकिता और अनीश के होश उड़ जाते हैं। चारों नंदे बेहद गंदे लोअर टी शर्ट पहने हंस हंस कर बातें कर रही थी। कमरे में चारों तरफ गंदगी और कपड़े बिखरे पड़े हैं। अच्छा, तो तुम लोगों की ये असलियत है। तुम लोग मेहमानों के सामने सिर्फ काम चोरी छुपाने का दिखावा कर रही थी। गर्मी में मेहमानों के सामने काम चोर नंदों का दिखावा, यही तुम्हारा असली रूप है। तुम असलियत में ये हो। बेचारी बहू इस तपती गर्मी में रसोई में अकेले पसीने से लथपथ होकर काम कर रही है और तुम चारों यहाँ अजगर की तरह पसरी हुई हो। हमें ऐसा धोखा पसंद नहीं है। तभी सावित्री, देवेश और अजय मंदिर से वापस आ जाते हैं। मेहमानों को घर के अंदर खड़ा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अरे भाई साहब, आप लोग वापस आ गए? कोई गड़बड़ हो गई है क्या? देखिए, हाँ देवेश जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम तो बेटे का फोन लेने वापस आए थे लेकिन आपके घर का असली रूप भी देख लिया और ये भी देख लिया कि आपके घर में आपकी बेटियां कैसी हैं। जो लड़कियां अपनी भाभी को इस गर्मी में अकेला छोड़कर कुछ कूलर की हवा में सो सकती हैं, वो हमारे घर को क्या संभालेंगी? हम तो ये रिश्ता बिल्कुल नहीं करेंगे। लड़के वाले गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। देवेश का सिर शर्म से झुक जाता है। वो गुस्से में, मैंने तुमको हमेशा से समझाया था कि काम किया करो लेकिन तुमको मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। आज तुम्हारी इस काम चोरी ने हमारा सिर समान में नीचा कर दिया। हाँ, मैं भी सोचती थी कि तुम आज सुधर जाओगी, कल सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारी ये दिखावे की हरकतें कभी नहीं बदली। अपनी इस काम चोरी के कारण तुमने इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से गंवा दिया। देखा जाए तो गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें टोकने के बजाय बहू को ही सुना दिया करती थी। तुम चारों ने पूरे परिवार को तमाशा बनाकर रख दिया है। सिमरन सही कहती थी, पर मैं ही अंधा था जो अपनी बहनों के झूठ को सच मान बैठा। मुझे तुम चारों पर शर्म आती है। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, माँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी एक छोटी सी चालाकी के कारण इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं सीमा, गलती हर इंसान से होती है। समझदार इंसान वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो समय रहते अपनी गलतियों को समझ जाए और उसे सुधार ले। जो हुआ सो हुआ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। बहू, इन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें नौकरानी की तरह खटवाया, फिर भी तुम इनका पक्ष ले रही हो। माँ जी, आप लोग मेरी नंदों को इतना क्यों डांट रहे हैं? माना कि मैं अपनी नंदों से नाराज रहती हूँ, लेकिन प्यार भी उनसे बहुत करती हूँ। आखिर ये मेरी बहनें ही तो हैं। कोई बात नहीं, हम इनके लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। सिमरन की ये ममता और बड़प्पन देखकर चारों नंदों की आंखें खुल जाती हैं। सीमा, रीना, माया और छाया अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज से हम वादा करते हैं कि हम अपनी कामचोरी और दिखावे की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और घर के हर काम में आपकी मदद करेंगे। चारों नंदे रोते हुए सिमरन से लिपट जाती हैं और पूरा परिवार ये देखकर मुस्कुरा उठता है। घर की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब सिमरन के साथ चारों नंदे भी घर के कामों में हाथ बटाती हैं। पांचों नंद भाभी मिलकर रसोई में एक साथ काम करती हैं, खाना बनाती हैं और घर के बाकी काम भी करती हैं।